बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इशिका और आज मैं लेके आई हूँ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही है, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज है हमारा हाइपर कंजुगेशन पार्ट 4। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 में, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको शायद समझाया था कि बॉन्ड पैरामीटर्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। आज हमारा है हाइपर कंजुगेशन। व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझते चलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएससी केमिस्ट्री आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लेके आने वाली हूँ। तो बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना। और भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन, जिसका नाम होता है बेकर नाथन इफेक्ट। हम बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन, जिसका मतलब क्या है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि जहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। अब व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पर लिखा है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, व्हाट आई हैव टॉट इन यू। सो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और मैंने वहां पर आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट है, एक टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों, क्योंकि वहां पर अटैकिंग रीजन की जरूरत होती है। अटैकिंग रीजन है तो इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। याद रखना कि परमानेंट कौन सा है, टेम्परेरी कौन सा है। जिसके अंदर क्या होता है, तो इन विच लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम किसका लोकलाइजेशन करोगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वहां मैंने आपको सिग्मा और पाई बताया था, है ना, जो कि आपके सेकंड चैप्टर में है, सिंपल बॉन्डिंग, सेकंड यूनिट में है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। वहां पर सिग्मा और पाई का अच्छे से क्लासिफिकेशन है। वहां अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जाकर देखना। बाकी लास्ट वीडियो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वहां भी मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड समझाया है। अब यहाँ पर क्या होता है, लोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप समझते हो, एल्काइल ग्रुप हम बोलते हैं जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया CH4, है ना, CH3 हो गया, फिर सेम एज CH3 हो गया, इथाइल हो गया। तो ये होता है एल्काइल ग्रुप, जिसको हम सिंपली डिनोट करते हैं R से। तो डायरेक्टली अटैच टू एन एटम, जो डायरेक्टली एक एटम से अटैच्ड होता है ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। जैसे कि आपको मैं अब एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि जब हम CH3 देखते हैं, जैसे मैंने आपको इथाइल दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो CH3 था ये ऐसा था, CH3 C सिंगल बॉन्ड, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा और एक H इधर होगा। अब जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से H पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव। वैसे कार्बन पर नेगेटिव नहीं आता है क्योंकि कार्बन जो हमारा वो पॉजिटिव होता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ से ये चला जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, सिर्फ ये वाला बचा CH3 CH2, ठीक है। अब ये जो CH3 CH2 है, इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगी तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो एक हाइड्रोजन हमारा इधर है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा इधर है एंड ये वाला हाइड्रोजन हमारा इधर है। सिंगल बॉन्ड CH और H। अब पॉजिटिव का मतलब है कि इसका जो एक p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है ना। अब जो कार्बन है वो p ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें p ऑर्बिटल होगा और इसका जो p ऑर्बिटल है ये वैकेंट है। अब ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कैसे होगा, ये वाला जो कार्बन है ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन से बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब कार्बन इनको अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ से क्या निकल गया, तुम्हारा H पॉजिटिव निकल गया। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए तो कार्बन क्या करता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। तो तुम्हारा क्या बनेगा, सो यहाँ से तुम्हारा बनेगा कि ये C, है ना, एक H एज इट इज ऊपर वाला और ये वाला भी H एज इट इज। ये वाला H हमारा चला गया और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पर, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया अब तुम्हारा ये वाला कंपाउंड। अब तुम देखो यहाँ पर सबकी वैलेंसी, यहाँ वैलेंसी कितनी है, ये वाली पहले 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 ही बॉन्ड बनने हैं। मतलब अब ये हमारा पहला हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हो गया, है ना, पहला हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन गया है H पॉजिटिव, अब ये कार्बन से आके बोलेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे,
क्योंकि H पॉजिटिव कब बना, जब उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीना और यहाँ बॉन्ड बनाया था। तो अब ये क्या करेगा, वापस से आएगा और बोलेगा मेरा कार्बन इलेक्ट्रॉन वापस दे। तो कार्बन क्या करेगा, अब इस वाले हाइड्रोजन से बोलेगा और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा और यहाँ से H पॉजिटिव ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये कार्बन एक H इधर वापस से आ गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, ऊपर वाला H हमारा चला गया है और ये बन गया हमारा फिर से ये पहला हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा दूसरा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। अब जो ऊपर वाला H पॉजिटिव गया है वो भी आके क्या बोलेगा कि कार्बन मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दो। तो कार्बन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से बोलेगा कि तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा और तुम्हारा क्या बना देगा, कार्बन, देन इधर हाइड्रोजन, अब इधर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ये। तो ये हो गया हमारा थर्ड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है जहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड था। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। किसमें ट्रांसफर हो रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल में। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं इसी को हम, हाइपर कंजुगेशन। तो मैंने अभी आपको नीचे समझा चुका है ना, समझा दिया है। अब बेसिकली हाइपर कंजुगेशन बताता क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन हमें बताता है स्टेबिलिटी। क्या बताएगा हमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाइपर कंजुगेशन से हमें क्या पता चलेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। और व्हाट इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब आप समझते हो, मैं समझाती हूँ। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, है ना, कार्बन मतलब कार्बन, और कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब कार्बन पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल होगा वो हमें कौन बताता है, हाइपर कंजुगेशन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, बट ये क्या है, हमारा एक हाइपर कंजुगेशन है, सॉरी ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन है। अब कौन सा कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल होगा तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर जो कार्बन, ये हमारा CH2 था, इससे कितने कार्बन अटैच थे, तो एक CH3 अटैच था। तो कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बने, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। अब मैं अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे मैंने बोला ये CH3, ये CH और ये CH3, अब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है और एक इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखो एक CH3 इधर है, ये कितना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना सकता है, 3। एक बार एक हाइड्रोजन से लेगा, फिर दूसरी बार दूसरे हाइड्रोजन से लेगा, फिर तीसरी बार तीसरे हाइड्रोजन से लेगा, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ बने। सेम एज इट इज 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ बने, तो उसका मतलब टोटल कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे तुम्हारे, 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा ग्रुप है जिस पे चार्ज है, मतलब इस पे जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है फर्दर, एक कार्बन इधर एक कार्बन उधर डायरेक्टली। तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। क्या बोलेंगे इसको हम, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। सेम एज इट इज एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ CH3 CH3 एंड CH3 और इस पर मैंने आपको दिया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो CH3 इधर है तो 3 हाइपर कंजुगेशन, फिर 3 हाइपर कंजुगेशन, फिर 3 हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे तुम्हारे, टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स तुम्हारे इस केस में बनेंगे। अब यहाँ पर जो कार्बन है जिस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो एक कार्बन, एक CH3 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी कि 3 कार्बन से। तो उसका मतलब ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको बोलेंगे टर्शरी। क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी कार्बोकैटायन। समझ आया। अब जहां पर एक ही था उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे अभी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये है हमारा 1 डिग्री, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, समझ आया। अब यहाँ कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे थे, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। समझ आया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है। अब इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन सॉरी एक सेकेंड, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, है ना, जितने ज्यादा तुम्हारे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की। मोर विल बी द स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स हमारे कहाँ बने थे, तो सबसे ज्यादा हमारे स्ट्रक्चर कहाँ बन रहे थे, टर्शरी के केस में। सबसे ज्यादा जो हमारे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बन रहे थे वो टर्शरी में बन रहे थे। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शरी। फिर उसके बाद हमारा कौन आ रहा था, सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी में 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे थे और सबसे कम किस में बन रहे थे, प्राइमरी में। तो सबसे कम कौन होगा, प्राइमरी वाला। जैसे
टर्शरी मतलब 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। ये ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये CH3 कार्बन, CH3 एंड इधर भी CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये टर्शरी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर बोलेंगे हम CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पर आएगा CH पॉजिटिव, ये हो गया सेकेंडरी। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा CH3 CH2 पॉजिटिव, ये प्राइमरी। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। याद रखना टर्शरी जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब मैं आपको स्लाइड पे लेके आती हूँ। देखो हाइपर कंजुगेशन तुम्हें क्या क्या बताएगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, एल्कीन का और कार्बोनाइन का। कार्बोकेटाइन में तुम्हें बता चुकी हूँ, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे दिखा है सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल ग्रुप। पता चल गया कैसे ऑर्डर आया है, ठीक है। यहाँ पर अब लिखा है कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ेगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर तुम्हारे बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ आई पूरी स्लाइड, ये बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर्स आपको दिखाने वाले हैं। इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारे बढ़ते हैं तो नंबर बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, मतलब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अल्फा हाइड्रोजन बढ़े, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, मतलब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेंगे और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मैं आपको एक बार समझाती हूँ। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है ये हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये हमारे जो साइड वाले होते हैं ये सब हमारे इससे अटैच्ड हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, मतलब जिससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, क्यों, क्योंकि इससे CH पॉजिटिव जुड़ा है। ये भी अल्फा कार्बन क्योंकि इससे भी जुड़ा है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हो गए, 3 ये 3 ये, तो यानी कि 6 अल्फा कार्बन। अगर 6 अल्फा कार्बन है तो 6 ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, यानी कि स्टेबिलिटी इसकी जितनी भी होगी, है ना। आगे बढ़ो, प्राइमरी के केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सेम एज इट इज इसमें कितने हैं, 3 3 3, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, टर्शरी में। टर्शरी में अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 9, सेकेंडरी में अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 6 और प्राइमरी में अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 3। तो इसकी वजह से जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा तुम्हारे हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। समझ आया ये भी फैक्टर, ठीक है। अब आप ये वाला ऑर्डर जरूर याद रखना क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब समझते हो, एल्कीन का मतलब होता है जहाँ तुम्हारा कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसका तुम सिर्फ ऑर्डर याद रखना, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम द मोर इज द स्टेबल ऑफ द एल्कीन। मतलब एक एल्कीन से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एल्कीन की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, ओके, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होगा जरूर। तो मान लो मैंने एक लिया कार्बन, डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब मैंने एक एल्काइल ग्रुप इधर जोड़ दिया, R मतलब कुछ भी तुम जोड़ सकते हो, CH3, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कुछ भी, सेम एज इट इज मैंने इधर जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कितने हैं, देखो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने आपको दिया दूसरा मैंने आपको दिया C डबल बॉन्ड C, और इधर मैंने जोड़ दिया R, इधर भी मैंने जोड़ दिया R, इधर मेरा हो गया R, और इधर मैंने जोड़ दिया H। फिर तीसरा मैंने दिया मान लो तुम्हें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ मैंने इधर R जोड़ा, है ना, और एक तरफ मैंने इधर R जोड़ा, और इधर मैंने जोड़ दिया दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। एक एग्जांपल और क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर तुम देखो एल्काइल ग्रुप कितना है, 1 2 3 4, डबली बॉन्डेड कार्बन से 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पर 1 2 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये तो हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने, 1 2, तो यानी कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है हमारा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर थर्ड वाला। तो सेम एज इट इज यहाँ पर ऑर्डर हमारा लिखा है किसका, एल्कीन का। लेट मी शो यू, ये टर्शरी वाला। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये वाला R नहीं होगा यहाँ पर, और ये वाला जो H है वो यहाँ होगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप है हमारे, काफी सारे अल्काइल ग्रुप हैं। तो अच्छा एक और R ग्रुप यहाँ होगा, ये वाला जो R था ना आपका वो इन्होंने गलती से उधर दे दिया, तो आप इसको सही कर लेना, ठीक है। यहाँ R होगा, तो ये टर्शरी हो गया, सेकेंडरी, फिर हमारा प्राइमरी, फिर मिथाइल। जैसे कि यहाँ पर कितने R थे, 4 R थे, यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ कितने बचे, 2 R बचे, फिर 1 R बचा, है ना, फिर हमारा एक भी R नहीं है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स होती है, ठीक है। अब आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल का मतलब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल लेट मी शो यू, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ Cl2, अब
Cl2 क्या होता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यही तो Cl2 होता है। अब अगर मैं बोलूँ Cl और Cl में किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेडिकल के फॉर्म में टूटता है। जब ये तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा Cl ले गया, ये वाला रेडिकल, प्लस एक Cl दूसरा, तो ये होता है रेडिकल, फ्री रेडिकल, मतलब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी आप याद रखना, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल ग्रुप। टर्शरी ये हो गया, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर कुछ लिखा है मोर अल्काइल ग्रुप, मोर प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स। टर्शरी का मतलब वही कि मान लो ये हमारा फ्री रेडिकल है, इससे 3 कार्बन जुड़ जाए फर्दर, तो ये हो गया हमारा टर्शरी, है ना। फिर उसके बाद सेकेंडरी, तो मान लो मैंने इधर CH3 जोड़ा, एक मैंने इधर CH3 जोड़ा, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद हमने ले लिया प्राइमरी, तो इधर CH3, अच्छा यहाँ एक हाइड्रोजन भी आएगा, एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट, यहाँ पर आएगा तुम्हारा CH रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा CH2 रेडिकल। सबसे लीस्ट कौन होगा, मिथाइल, यानी कि CH3 रेडिकल। तो ये हमारा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। वहीं यहाँ पर लिखा है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टेबल होता है वो टर्शरी होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और फिर उसके बाद मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब कार्बन आयन और बचा है, मैं आपको एक बार कार्बन आयन और समझा देती हूँ। कार्बन आयन की कोई स्टेबिलिटी तो नहीं होती है, कार्बन आयन क्योंकि बन भी नहीं पाता है, बहुत कम केसेज में कार्बन आयन बनता है ना। तो एक बार मैं तुम्हें कार्बन आयन और समझाती हूँ। व्हाट इज कार्बन आयन, कार्ब एनायन, जैसे आपने कार्ब कैटायन पढ़ा वैसे ही कार्बन आयन होता है। कार्ब का मतलब कार्बन, है ना, और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जब तुम्हारे कार्बन पर कैसा चार्ज आए, नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड कार्ब एनायन। जैसे मैं बोलूँ CH3 नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा कार्बन आयन। सिंपली इसका कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं होता है क्योंकि कार्बन आयन बहुत कम केसेस में बनता है। तो यहाँ तक हमारा यही था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। याद क्या रखना है आपको कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कैसी होती है, फ्री रेडिकल की कैसी होती है, एल्कीन की कैसे होती है। समझ आया, तो यही था हाइपर कंजुगेशन। अगर आपको समझ आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।